हमें उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, डायमंटिस ज्वेल्स के मैनेजर ने कहा। उसकी आवाज तेज क्रिस्टल की तरह कट रही थी। ये आप जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। डोना एलिसा, 73 साल की, पूरी तरह से सफेद बालों वाली, आलीशान ज्वेलरी स्टोर के बीच में निश्चल खड़ी थी। उसके बाद जो कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा था, वह सिर्फ महंगे कंगनों की झनकार से टूटा था, जिन्हें उसके बगल में बैठा एक युवा ग्राहक पहन रहा था और ऐसा दिखावा कर रहा था कि उसने यह निंदनीय दृश्य नहीं देखा है। मुझे बस वह नीलम वाला हार देखना अच्छा लगता है, एलिसा ने शांति से उत्तर दिया। उसके झुर्रियों वाले गरिमापूर्ण हाथ उसके असली चमड़े के बैग पर थे। मैनेजर विक्टोरिया ने अन्य दो परिचारिकाओं से नजरें मिलाईं। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान नाच रही थी। उस हार की कीमत एक घर से भी ज्यादा है। क्या यह उचित नहीं होगा कि किसी और जगह पर कुछ और किफायती कीमत पर खरीदा जाए? दबी हुई हंसी मिनिमलिस्ट स्टोर में गूंज रही थी, जहां हर क्रिस्टल और रत्न काले मखमल पर छोटे कैद सितारों की तरह टिके हुए थे। सुरक्षा गार्ड आगे बढ़ा, हाथ अपनी बेल्ट पर रखा। एक स्पष्ट संदेश कि प्रबंधक का सुझाव वास्तव में एक आदेश था। मुझे इसकी कीमत का पूरा अंदाजा है, एलिसा ने इतनी गरिमा के साथ जवाब दिया कि आखिरकार युवा ग्राहक ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। मैं बस इसे करीब से देखना चाहती हूं। विक्टोरिया ने गहरी सांस ली। उसका धैर्य स्पष्ट रूप से समाप्त हो गया था। देखो, चलो ऐसा दिखावा न करें कि यह संभव है। तुम स्पष्ट रूप से गलत जगह पर आए हो। हम ऐसे आभूषण बेचते हैं जिनकी कीमत एक अपार्टमेंट से अधिक होती है, न कि कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली ग्राहक जो हीरे की अंगूठी पहनते समय यह दृश्य देख रही थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। विक्टोरिया, शायद वह सार्वजनिक शौचालय की तलाश में है। विक्टोरिया ने झूठी सहानुभूति के साथ एलिसा को संबोधित करते हुए कहा। मॉल में नीचे एक है प्रिय। सुरक्षा गार्ड करीब आया, एक हाथ एलिसा की बांह पर बढ़ाया। चलो मैडम, कोई तमाशा ना बनाए। मुझे मत छू, एलिसा ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी, जैसे कि वह स्टील की तरह कठोर हो। मुझे भी यहां रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को। ठीक है, विक्टोरिया ने एक सुंदर भौं उठाई। यह निजी संपत्ति है और मैं प्रबंधक के रूप में यह तय कर सकती हूं कि किसका स्वागत है। आप क्रिस्टल के गिलासों में नल का पानी नहीं परोसते। हर चीज को उसकी उचित जगह पर समझें। ये शब्द आसुत विष के समान प्रतीत हुए। उनके पूर्वाग्रह इतने स्पष्ट थे कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहक भी क्षण भर के लिए असहज हो गए। विक्टोरिया ने शिष्टाचार का दिखावा करते हुए कहा, तुम यहाँ के नहीं हो। भेदभाव के खिलाफ कानून हो सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है। अब कृपया मॉल की सुरक्षा को बुलाने से पहले यहां से चले जाओ। एलिसा की गहरी और समझदार आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, मानो उसके 73 साल के जीवन में इस तरह के दृश्य सिर्फ उसी आवर्ती विषय पर बदलाव थे जिसे सुनकर वह थक गई थी। क्या तुम मुझे स्टोर से बाहर निकाल रहे हो क्योंकि मैं काली? हाँ, एलिसा ने पूछा। उसकी आवाज इतनी साफ थी कि वहां मौजूद हर कोई यह सवाल सुन सकता था, जिसे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। विक्टोरिया का गला भर आया। उसकी गर्दन पर मोती हल्के से कांप रहे थे। मुझे नहीं लगता यह बेतुका है। मैं बस आपको सुझाव दे रही हूं कि आप ऐसी दुकान की तलाश करें जो आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ज्यादा सही हो। और आपने मेरी आर्थिक स्थिति का निर्धारण कैसे किया? एलिसा ने मैनेजर की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। ज्वेलरी स्टोर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। विक्टोरिया ने घबराकर अपना शानदार ब्लेजर ठीक किया। देखिए, हम अपने ग्राहकों को पहचानते हैं, और सच कहूं तो सिर्फ आपके पहनावे से ही, एलिसा ने बीच में टोकते हुए कहा। उसकी शांत आवाज में दशकों का त्याग और ज्ञान झलक रहा था। जाहिर है किसी किताब को उसके कवर से आंकना अभी भी फैशन में है। सुरक्षा गार्ड ने अपना हाथ उसकी बांह पर रखा। मैडम, चलिए बिना कोई परेशानी पैदा किए चलते हैं। तभी एलिसा का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने उसे बैग से निकाला, मैसेज चेक किया और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। ठीक है, उसने धीरे से कहा। मैं बाहर जा रही हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा आ रहा है। विक्टोरिया ने हंसते हुए राहत महसूस की कि मामला सुलझ जाएगा। बेशक, बिल्कुल। अपने बेटे से कहो कि किसी और स्टोर में भी उसका स्वागत होगा। जब उसे बाहर ले जाया गया तो
एलिसा ने पूरी गरिमा बनाए रखी। दुकान की खिड़की के बाहर वह रुकी और क्रिस्टल क्लियर ग्लास से विक्टोरिया को देखा, जो पहले से ही अतिरंजित मुस्कुराहट के साथ गोरी ग्राहक की ओर देख रही थी। उस आलीशान स्टोर में कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि जिस बेटे का उल्लेख एलिसा ने किया था, वह उसी समय एक निजी हेलीकॉप्टर से पड़ोसी व्यापारिक भवन के हेलीपैड पर उतर रहा था। उसकी कलाई पर एक घड़ी थी, जिसकी कीमत प्रबंधक के वार्षिक वेतन से भी अधिक थी, और उसके दिल में न्याय का एक ऐसा पाठ था जो शक्ति और सम्मान के वास्तविक अर्थ के बारे में विक्टोरिया की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। यदि आपने कभी देखा है कि कैसे पूर्वाग्रह विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को इस हद तक अंधा बना देता है कि वे अपने सामने वालों के मूल्य को पहचान ही नहीं पाते, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि पता चल सके कि भेदभाव की इस कहानी का क्या परिणाम होगा, जिसे उस स्टोर में कोई भी व्यक्ति कभी नहीं भूल पाएगा। एलिसा शांति से पास की संगमरमर की बेंच पर चली गई और रानी की गरिमा के साथ बैठ गई। डायमेंटिस ज्वेल्स के स्वचालित दरवाजों के खुलने और बंद होने की दूर से आती आवाज उसे मजाक उड़ाती हुई लग रही थी। थोड़े कांपते हाथों से उसने फिर से अपना सेल फोन उठाया और एक छोटा सा संदेश भेजा। यह बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था। लगभग तुरंत जवाब आया। मैं आ रहा हूं, 20 मिनट। कुछ मीटर आगे एक युवती चुपचाप यह दृश्य देख रही थी। माया सिल्वा, भेदभाव के मामलों में विशेषज्ञता रखने वाली एक वकील, जितनी बुद्धिमान है उतनी ही विवेकशील भी, हाथ में कॉफी लेकर आई। क्या आप चाहेंगी मिसेज एलिसा? ऐसा लगता है कि आपको इसकी जरूरत है। एलिसा मुस्कुराई और कॉफी स्वीकार कर ली। क्या आप पूरे समय वहां थे, स्टोर के बाहर, जैसा कि हमने तय किया था? माया ने बुजुर्ग महिला के बगल में बैठते हुए पुष्टि की। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, ऑडियो और वीडियो। जब आपने मैनेजर से सीधे पूछा तो उसने नस्लीय भेदभाव की बात कबूल कर ली। 3 हफ्ते पहले जब एलिसा पहली बार सिर्फ खिड़कियों में झांकने के लिए डायमेंटिस में घुसी थी, तो उसे पहले ही इस बात का एहसास हो गया था। इसे अनदेखा न करने के लिए दृढ़ निश्चयी होकर उसने माया की तलाश की, जिसकी भेदभावपूर्ण प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करने की प्रतिष्ठा छोटे छोटे हलकों में जानी जाती थी। माया ने अपने मिनिमलिस्ट ऑफिस में बताया था, ये सिर्फ मुकदमा करने की बात नहीं है, यह उजागर करने, रहस्योद्घाटन करने और वास्तविक न्याय के बारे में है। ज्वेलरी स्टोर के अंदर विक्टोरिया पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। गोरी ग्राहक ने अभी अभी हीरे की बालियों और हार के सेट की खरीदारी पूरी की थी। मिस लैंकेस्टर, विक्टोरिया ने ग्राहक को दरवाजे तक ले जाते हुए कहा, आपको देखकर हमेशा खुशी होती है। वैसे मैंने सुना है कि हम उस महिला से छुटकारा पाने में कामयाब रहे जो स्पष्ट रूप से गलत जगह पर थी। स्टेफनी लैंकेस्टर ने अपने कश्मीरी कोट को अपने नाजुक कंधों पर रखते हुए हंसते हुए कहा, यह अविश्वसनीय है कि कुछ लोग अपनी जगह नहीं जानते। तुमने सही किया, विक्टोरिया। समझने के लिए धन्यवाद। विक्टोरिया को यह नहीं पता था कि मानक के बारे में उसकी टिप्पणी माया द्वारा खिड़की के बाहर रणनीतिक रूप से रखे गए छोटे रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। वकील ने डिवाइस को बंद करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, फाइल के लिए और भी बहुत कुछ। बेंच पर वापस आकर एलिसा ने ध्यान से सुना जब माया ने उसे पिछली रिकॉर्डिंग दिखाई। पिछले 15 दिनों में डायमेंटिस में 5 बार टेस्ट विजिट, जिसमें अलग अलग अश्वेत लोगों को स्टोर में प्रवेश करने या रहने से सूक्ष्म रूप से या बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं हतोत्साहित किया गया था। हमने एक पैटर्न दर्ज किया, माया ने टैबलेट पर अपनी उंगली फिसलाते हुए समझाया। सादे कपड़ों में 3 श्वेत ग्राहकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया। 5 अश्वेत ग्राहकों, यहां तक कि डिजाइनर कपड़ों में भी, के साथ संदिग्धों जैसा व्यवहार किया गया। एलिसा ने सिर हिलाया। उसके शांत भाव ने अंदर के तूफान को छिपा दिया। मुझे पता है कि हम इस योजना पर सहमत हुए थे, माया, लेकिन मैंने कल्पना नहीं की थी कि यह इतना दर्दनाक होगा। बुजुर्ग महिला ने कबूल किया। उसकी आंखें आलीशान मॉल में घूम रही थीं। इसमें रहने के 73 साल, किसी भी चीज से पहले मेरी त्वचा के रंग के आधार पर आंखें जाने के 73 साल। यही कारण है कि मेरा बेटा इतना दृढ़ निश्चयी है, माया ने धीरे से उत्तर दिया।
उसने मुझे उन सभी समयों के बारे में बताया जब आपको स्थानों में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। निराधार संदेह, बंद दरवाजे। एलिसा ने एक उदास, बुद्धिमान मुस्कान दी। गैब्रियल बचपन से ही हमेशा सुरक्षात्मक रहा है। जब वह स्कूल से रोता हुआ घर आता था क्योंकि दूसरे माता पिता अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं देते थे। माँ, वे हमें पसंद क्यों नहीं करते? वह पूछता था। उसने गहरी सांस ली। अब उसके पास चीजें बदलने की शक्ति है, लेकिन मैंने जोर दिया कि हमें यह सही तरीके से करना होगा। माया ने सिर हिलाया। और हम ऐसा कर रहे हैं। हमारे पास ठोस सबूत हैं। लेकिन आपके बेटे ने एक साधारण मुकदमे से कहीं ज्यादा योजना बनाई है ना? एलिसा की आंखों में एक अलग चमक दिखाई दी। गैब्रियल में हमेशा से काव्यात्मक न्याय की गहरी समझ रही है, और वह सिर्फ किस्मत या विशेषाधिकार के जरिए देश के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक नहीं बन गया, जो हमारे पास स्पष्ट रूप से कभी नहीं था। मॉल के दूसरी तरफ एक प्रभावशाली व्यक्ति ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही कार से उतरा। 43 वर्षीय गैब्रियल किंग ने एक बेहतरीन सूट पहना हुआ था। उसने अपनी घड़ी देखी। यह उसके दादा की विरासत थी। ये एकमात्र मूल्यवान वस्तु थी जिसे कुलपिता ने नस्लवादी समाज द्वारा लगाए गए सभी अवरोधों के बावजूद बचाए रखा था। मिस्टर किंग, हमारे पास सभी परमिट हैं। सूट पहने एक आदमी ने उन्हें एक फोल्डर देते हुए कहा। टीम आपके ऑर्डर के लिए तैयार है। धन्यवाद, गैब्रियल ने जवाब दिया। सभी को हमारी योजना के अनुसार व्यवस्थित करें। मैं चाहता हूं कि मीडिया 45 मिनट में यहां आ जाए, न पहले और न ही बाद में। गैब्रियल किसी ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ चल रहा था जिसने शून्य से एक साम्राज्य खड़ा किया हो। विक्टोरिया और डायमेंटिस के कर्मचारियों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 2 महीने पहले किंग एंटरप्राइजेज समूह ने ज्वेलरी चेन के 70% शेयर गुप्त रूप से हासिल कर लिए थे। एक ऐसा खामोश कदम जो व्यापार जगत में साल का सबसे चर्चित भूकंप बनने वाला था। उनके पास जो ब्रीफकेस था उसमें न केवल स्वामित्व के दस्तावेज थे, बल्कि भेदभाव के अनेक दावों का इतिहास भी था, जिन्हें कंपनी ने पिछले 2 दशकों के दौरान गोपनीय समझौतों के साथ दबा दिया था। और ये सभी अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान उजागर हो गए थे। जो बात उसकी मां के आभूषण की दुकान पर जाने से शुरू हुई थी, वह शक्ति, न्याय और परिणामों के बारे में एक सबक में बदलने वाली थी, जिसे उस दुकान में कोई भी कभी नहीं भूलेगा। और जैसे ही गैब्रियल निकट आया, विक्टोरिया अपने विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहकों के सामने शेखी बघारती रही। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह तूफान पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ने वाला था। गैब्रियल किंग डायमेंटिस ज्वेल्स के कांच के दरवाजे से एक जज की तरह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े जो सज्जा सुनाने वाला था। बातचीत का शोर तुरंत बंद हो गया। विक्टोरिया ने आगे आकर एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा, डायमेंटिस में आपका स्वागत है सर। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमारे पास कुछ खास पीस हैं जो अभी अभी आए हैं। गैब्रियल ने विक्टोरिया के बढ़े हुए हाथ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर व्यवस्थित तरीके से जगह जगह घूम रही थी, हर विवरण, हर कर्मचारी को ध्यान से देख रही थी। जब उसने आखिरकार बात की तो उसकी आवाज संयमित स्टील की तरह थी। मैं एक बूढ़ी महिला की तलाश कर रहा हूं जो कुछ मिनट पहले यहां थी, श्रीमती एलिसा सैंटोस। विक्टोरिया ने उलझन में पलकें झपकाईं। उसकी मुस्कान एक पल के लिए लड़खड़ा गई। आह, वह मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम उसका ठीक से ध्यान नहीं रख पाए। हमने उसे सलाह दी कि वह ऐसी जगह की तलाश करे जो उसकी अपेक्षाओं के ज्यादा अनुकूल हो। उसकी उम्मीदों के अनुकूल? गैब्रियल ने धीरे से दोहराया, मानो हर शब्द का स्वाद ले रहा हो। और आपने वास्तव में कैसे निर्धारित किया कि उसकी उम्मीदें क्या थीं? मैनेजर ने घबराकर उसके मोतियों के हार को ठीक किया। खैर, यह पेशेवर मूल्यांकन का मामला था। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि वह डायमेंटिस में हमारे मोतियों के हार नहीं खरीद सकती। हमें एक मानक बनाए रखना होता है। मानक? गैब्रियल ने बीच में टोकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मजबूती आ गई। दिखने के आधार पर? विक्टोरिया ने आधा कदम पीछे ले लिया। उसे बहुत देर हो गई थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह खतरनाक क्षेत्र में कदम रख रही थी। तभी माया सिल्वा और एलिसा स्टोर में दाखिल हुईं। एक विवेकपूर्ण इशारे के साथ गैब्रियल ने मॉल के गलियारे में एक आदमी को हाथ हिलाया। कुछ सेकंड बाद
दो कॉरपोरेट सुरक्षा गार्ड चुपचाप स्टोर के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए, जबकि पेशेवर कैमरों वाली एक टीम बाहरी खिड़कियों पर दिखाई दी। क्या हो रहा है? विक्टोरिया ने पूछा। उसका स्वर संवेदना से चिंता में बदल गया। गैब्रियल ने अपनी जैकेट की अंदर की जेब से एक लिफाफा निकाला। विक्टोरिया, मेंडेस 7 साल तक डायमंटिस ज्वेल्स की मैनेजर रही, सही? उसने सिर हिलाया, पीला पड़ गया। मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने दीजिए, गैब्रियल ने आगे कहा। मैं गैब्रियल किंग हूं, किंग एंटरप्राइजेज का सीईओ और पिछले महीने से डायमंटिस चेन का बहुलांश शेयरधारक हूं। इसके बाद जो शांति छा गई वह लगभग मूर्त थी। विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहक महंगी मूर्तियों की तरह अपनी जगह पर जमे हुए थे। वह महिला, गैब्रियल ने एलिसा की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसे आपने इस प्रतिष्ठान से बाहर निकालना उचित समझा, वह मेरी मां है। विक्टोरिया लड़खड़ाते हुए काउंटर पर झुक गई। हर सेकंड उसका चेहरा रंगहीन होता जा रहा था। मिस्टर किंग, मुझे नहीं पता था कि यह एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? गैब्रियल ने दोहराया। उसकी आवाज खतरनाक रूप से नरम थी। दिलचस्प बात है कि आपको इसका जिक्र करना चाहिए। एक इशारे के साथ माया एक टैबलेट के साथ आगे बढ़ी। माया ने कहा, पिछले 3 महीनों में अकेले इस शाखा में ही ऐसी 27 घटनाएं दर्ज की गई हैं। काले ग्राहकों को व्यवस्थित रूप से प्रवेश करने से हतोत्साहित किया जाता है, अत्यधिक सुरक्षा दी जाती है या सीधे बाहर जाने को कहा जाता है। कुछ डिजाइनर कपड़े और काले कार्ड पहनकर आते हैं। विक्टोरिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। ऐसा नहीं है, हम बस, शायद आप उसकी अपनी बातें सुनना चाहें। गैब्रियल ने माया को सिर हिलाते हुए सुझाव दिया, जिसने टैबलेट पर टैप किया। विक्टोरिया की क्रिस्टल जैसी आवाज ने स्टोर को भर दिया। हमें एक मानक बनाए रखना है। हम किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकते और अपने कुलीन ग्राहकों को डरा नहीं सकते। बाहर कैमरों ने हर पल को कैद कर लिया। वह क्या है? वह भयभीत होकर फुसफुसाई। पारदर्शिता, गैब्रियल ने सरलता से उत्तर दिया। इस कंपनी को इसकी सख्त जरूरत है। एक सोची समझी हरकत के साथ उसने लिफाफे से कंपनी के लोगो वाला एक पतला फोल्डर निकाला। उन्होंने आगे कहा, दस्तावेजों में दर्ज घटनाओं के मद्देनजर आपको आधिकारिक तौर पर डायमेंटिस से बर्खास्त किया जाता है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। और मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि आपके भेदभावपूर्ण आचरण की कानूनी रूप से जांच की जा रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते, विक्टोरिया ने कहा। अंततः उसका नियंत्रण टूट गया। मैं कर सकता हूं, और मैंने पहले ही कर दिया है। गैब्रियल ने सुरक्षा गार्डों को इशारा किया, कृपया सुश्री मेंडेस को उनका सामान लेने के लिए ले जाएं। विक्टोरिया को बाहर ले जाते समय गैब्रियल बाकी कर्मचारियों की ओर मुड़ा, जो पूरी तरह से सदमे में यह दृश्य देख रहे थे। आज से डायमेंटिस पूरी तरह से पुनर्गठन के द्वार से गुजर रहा है। कोई भी कर्मचारी जो भेदभाव का समर्थन करता है या उसका पालन करता है, उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और समावेशन के प्रति हमारी नई प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए वह काफी रुका, सीधे उसकी ओर देखते हुए। मेरी मां कंपनी की नई विविधता और समावेशन सलाहकार होंगी, जिसके पास सभी शाखाओं में आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने का अधिकार होगा। एलिसा के चेहरे पर वही शांत बुद्धिमानी भरी मुस्कान थी, जो उसने अपमानित होने पर भी बनाए रखी थी। लेकिन अब उसमें कुछ और था, न्याय होने की निश्चितता। बाहर विक्टोरिया शीशे के पीछे से यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखें पछतावे से नहीं बल्कि घोर अपमान से नम थीं। उसका फोन पहले से ही लगातार बज रहा था। उसके दोस्त और परिचित उसके गिरने का सीधा प्रसारण देख रहे थे। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि न्याय का यह क्षण केवल भेदभाव का शिकार हुई एक बुजुर्ग महिला और एक पूर्वाग्रही प्रबंधक के बीच का व्यक्तिगत मामला नहीं होगा। गैब्रियल और एलिसा की सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना अभी सामने आने लगी थी, और इसके परिणाम परिवर्तन की ऐसी लहरें पैदा करेंगे जो डायमेंटिस ज्वेल्स की क्रिस्टलीय दीवारों से कहीं आगे तक फैलेंगी। डायमेंटिस ज्वेल्स में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को 6 महीने बीत चुके थे। वह स्टोर जो कभी अभिजात्य वर्ग के बहिष्कार का प्रतीक था, अब एक बिल्कुल अलग माहौल में दिखाई देता था। आलीशान सामानों के बगल में खिड़कियों में छोटी छोटी पट्टिकाएं विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के कारीगरों की कहानियां बताती थीं। मुख्य काउंटर
पर जहां विक्टोरिया अहंकार से राज करती थी, एक विविध टीम ग्राहकों को वास्तविक सम्मान के साथ सेवा प्रदान करती थी। एलिसा सैंटोस उसी शांत गरिमा के साथ ज्वेलरी स्टोर के गलियारे में चलीं, जैसा उन्होंने उस अपमानजनक दिन पर दिखाया था। लेकिन अब स्टाफ ने उनका ईमानदारी से मुस्कुराहट और वास्तविक सम्मान के साथ स्वागत किया। विविधता और समावेश सलाहकार के रूप में उन्होंने न केवल डायमेंटिस को बदल दिया था, बल्कि किंग ग्रुप के लग्जरी स्टोर्स के पूरे नेटवर्क में बदलावों को प्रभावित किया था। टोना, एलिसा, पिछली तिमाही के आंकड़े आ गए हैं, माया ने घोषणा की, जो अब समूह के लिए नैतिक व्यवहार की कानूनी निदेशक का पद संभाल रही है। हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बाद से बिक्री में 37% की वृद्धि हुई है। एलिसा मुस्कुराई और रिपोर्ट के पन्ने पलटने लगी। यह कभी सज्जा देने के बारे में नहीं था, बल्कि बदलाव के बारे में था। उसने टिप्पणी की, जब उसने देखा कि परिधीय समुदायों से युवा प्रतिभाओं के एक समूह को उसके द्वारा बनाए गए आभूषण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जा रहा है। मीडिया ने इस घटना को द डायमेंटिस अफेयर नाम दिया था, एक ऐसा मोड़ जिसने लग्जरी मार्केट को अपने संरचनात्मक नस्लवाद का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। उस दिन की लाइव रिपोर्ट वायरल हो गई थी, लाखों लोगों तक पहुंच गई थी और हाई एंड रिटेल में भेदभाव के बारे में राष्ट्रीय चर्चा शुरू हो गई थी। इस बीच विक्टोरिया मेंडेस को एक ऐसे भविष्य का सामना करना पड़ा जो उसने जो योजना बनाई थी उससे बहुत अलग था। बाजार में उसका नाम इतना जहरीला हो चुका था कि कोई भी लग्जरी ब्रांड उसे काम पर रखने का जोखिम नहीं उठाता था। एलिसा को जो आखिरी खबर मिली थी वह यह थी कि विक्टोरिया एक छोटी सी कंपनी में प्रशासनिक सहायक के रूप में काम कर रही थी, जहां कोई भी उसे उस घोटाले में शामिल नस्लवादी प्रबंधक के रूप में नहीं पहचानता था जिसने इस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। एक सुबह गैब्रियल किंग एक छोटा सा पैकेज लेकर डायमेंटिस में गया। उसने पाया कि उसकी मां एक नए कर्मचारी को प्रशिक्षित कर रही थी। वह नीलम का हार जिसे तुम उस दिन देखना चाहती थी, उसने मखमली बॉक्स एलिसा को देते हुए कहा, मुझे लगा कि यह तुम्हारे कार्यक्रम की 1 साल की सालगिरह मनाने के लिए एक उपयुक्त उपहार होगा। एलिसा ने बॉक्स खोला और उसमें से एक शानदार नीलम का हार निकला। यह सुंदर है, लेकिन आप जानते हैं कि यह कभी भी रत्न के बारे में नहीं था। मुझे पता है, गैब्रियल मुस्कुराया। यह गरिमा, सम्मान और एक इंसान के रूप में व्यवहार किए जाने के अधिकार के बारे में था, चाहे आपकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। कॉर्पोरेट बिल्डिंग के शीर्ष तल पर स्थित अपने भव्य कार्यालय में एलिसा ने एक बोर्ड रखा था, जिस पर उसकी एक तस्वीर थी, जिसमें वह स्टोर से बाहर निकाले जाने के कुछ क्षण बाद मॉल में उस बेंच पर बैठी हुई थी। यह तस्वीर उसे लगातार याद दिलाती रहती थी कि उसे यह चुनौती लेने के लिए किस बात ने प्रेरित किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 73 साल की उम्र में मैं एक नया करियर शुरू करूंगी, उसने गैब्रियल से कहा। जब वह अपनी गर्दन के चारों ओर नीलम की माला को ठीक कर रही थी, उन्होंने जवाब दिया, आप बस वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं। आप उन लोगों को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं जो दिखावे से परे देखना भूल गए हैं। उस दोपहर डायमेंटिस ने कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों से युवा प्रतिभाओं द्वारा डिजाइन किए गए एक विशेष संग्रह के लॉन्च की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में मशहूर हस्तियां, प्रभावशाली लोग और व्यापार जगत की महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल हुईं। जो स्टोर कभी सिर्फ अपनी अभिजात्यता के लिए जाना जाता था, अब उसे सामाजिक जिम्मेदारी में अग्रणी के रूप में मनाया जाने लगा। प्रवेश द्वार पर एक झिझकती हुई आकृति दिखाई दी। स्टेफनी लैंकेस्टर, वह ग्राहक जिसने महीनों पहले एलिसा का मजाक उड़ाया था, असहज दिख रही थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? अलीसा ने विनम्रता से पूछा। स्टेफनी शर्मा गई। मैं कार्यक्रम के लिए आई थी और उस दिन अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगने आई थी। यह अक्षम्य था। एलिसा ने एक पल के लिए उसके चेहरे का अध्ययन किया। क्या तुम जानती हो कि वास्तव में आलीशान क्या है, स्टेफनी? पढ़ने, सीखने और बदलने की क्षमता। यह इस स्टोर के किसी भी रत्न से कहीं ज्यादा कीमती है। घटना के बाद गैब्रियल और एलिसा उसी संगमरमर की बेंच पर बैठे जहां उन्होंने हस्तक्षेप की योजना बनाई थी। गैब्रियल ने टिप्पणी की, आपने अपमान को क्रांति में बदल दिया। माया ने अपने टैबलेट के साथ कहा, हमें ऐसे लोगों से 200 से ज्यादा पत्र मिले हैं जिन्होंने लग्जरी स्टोर्स में भेदभाव का सामना किया है और अब
वे अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं। देश की 5 सबसे बड़ी लग्जरी चेन ने हमारे गुड प्रैक्टिस मैनुअल को अपनाया है। परिवर्तन अभी शुरू ही हुआ है। एलिसा ने उन सभी को विचारमग्न होकर जाते हुए देखा। कहीं न कहीं, शायद उसी क्षण, किसी और को किसी ऐसे व्यक्ति की तिरस्कार भरी निगाहों का सामना करना पड़ रहा था, जो उसे केवल उसके रूप रंग से आंक रहा था। लेकिन अब, डायमेंटिस मामले की बदौलत, उस व्यक्ति के पास खड़े होने के लिए एक मिसाल होगी, एक सार्वजनिक उदाहरण जिसे किसी को भी अपमानित होने के लिए स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। दिन के अंत में, जब एलिसा अपना कार्यालय बंद कर रही थी, तो उसने एक युवा अश्वेत कर्मचारी को हीरे की बालियां पहनकर आईने में खुद को निहारते हुए पाया। वे आप पर बहुत सुंदर लग रहे हैं, उसने टिप्पणी की। आप जानते हैं, युवती ने कहा, मैं पहले कभी इस स्टोर में नहीं गई थी। मैंने हमेशा सोचा था कि यह मेरे जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है, और अब मुझे पता है कि सभी जगह मेरे जैसे लोगों के लिए हैं। युवती ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। आपने हमें यह सिखाया है। एलिसा ने अपने गले में नीलम की माला को छुआ। वह रत्न जो कभी भेदभाव के साधन के रूप में काम करता था, अब उससे कहीं अधिक महान चीज का प्रतीक था। यह सत्य कि मानव सम्मान सबसे कीमती संपत्ति है, और यह कि किसी भी धन से इसे किसी और से चुराने का अधिकार नहीं खरीदा जा सकता। सबसे शक्तिशाली सबक जो विक्टोरिया मेंडेस कभी नहीं समझ पाई, वह यह है कि सच्चा मूल्य इस बात में नहीं है कि हम क्या पहनते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जबकि उसने इस मूल सिद्धांत को न समझने के कारण अपना सब कुछ खो दिया। एलिसा और गैब्रियल ने केवल सम्मान देकर एक परिवर्तनकारी विरासत का निर्माण किया।